जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। आज का हमारा क्लास रहेगा इस अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज अध्याय 11 नियम और उपविधियाँ। देखिए, जैसे मैं हमेशा आपको पहले से ही बताता हूँ कि आप जो भी याद करना चाहते हैं वो आप जो है उस अध्याय के जो रहते हैं ना, पाठ का नाम, अध्याय का नाम, उससे ही आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि नीचे हम क्या पढ़ने वाले होंगे। अब नियम का मतलब है कि सरकार द्वारा नियम बनाया जाना, ठीक है, और उस नियम के विरुद्ध उपविधियां भी बनाई जा सकती है। तो अब देखते हैं कि नियम कैसे बनेगा और उपनियम कैसे बनेगा। जैसे हमने सबसे पहले देखा है कि सबसे पहले हुआ 73वां संविधान संशोधन, है ना। 73वां संविधान संशोधन पहले हुआ। इस संविधान संशोधन में हमको 243 अनुच्छेद में कुछ 15 अनुच्छेद दिए गए, है ना। इसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब उसके बाद राज्य सरकार को सौंप दिया गया कि आप राज्य सरकार इन पॉइंटों पर नियम बनाएं। राज्य सरकार जो है इन पॉइंटों पर नियम बनाएं, अपनी अधिनियम बनाएं। तो इस 73वां संविधान संशोधन में जो आदेश मिला था उसके हिसाब से प्रत्येक राज्य ने अपने लिए अधिनियम बनाई और हमारे राज्य ने बनाया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ये है आपका अधिनियम, ठीक है। ये कैसे बना? 73वां संविधान संशोधन में जो आदेश निर्देश किए गए उसके अनुसार ये बना। अब बात करते हैं नियम कि अब छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम तो बन गया। अब इसमें कुछ नियम बनाने की शक्ति फिर से दी गई किसको? विधानसभा को। छोटा छोटा नियम, 1-2 पेज का, जो आवश्यक हो। तो इस अधिनियम में धारा 95 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दिया गया। कुछ विषयों पर जो तत्कालिक होते हैं या फिर समय के साथ बदलते रहते हैं, इस प्रकार के नियम, या इसमें बोल सकते हैं संशोधन नहीं बोलेंगे, नियम बोलेंगे, लेकिन मतलब एक ही है। उसको भी राज्य सरकार के पास विधान पटल में रखना होता है। तो इस अधिनियम में 132 धाराएं हैं और 132 धाराएं में से जिस धारा के लिए भी नियम बनाने के लिए यदि आवश्यक होता है तो उस संबंध में राज्य सरकार नियम बनाती है धारा 95 के तहत, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ पंचायती राज के किस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत बाकी धाराओं के लिए नियम बनाती है, तो वो है 95, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ग्राम सभा, जैसे हमको 73वें संविधान संशोधन और इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा होगा, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज में भी इस बात कही कि ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा का एक सम्मेलन होगा जिसमें अध्यक्षता होगा, गणपूर्ति होगी। इतना ही बात बस इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज में। लेकिन अब इसके लिए पूरा नियम बनाया गया है कि कहाँ बैठक होगा, कैसे संचालन होगा, कौन बोलेगा, क्रमवार क्या रहेगा, कैसे होगा, कैसे उसमें लिखित पंजियाँ बनाई जाएंगी, क्या होगा, इन सब चीज़ का A to Z नियम बनाया गया है। उसके बाद इसको बोलते हैं नियम, ठीक है। तो नियम बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार के पास है। नए नियम पुराने के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। जो पुराने नियम बन गए हैं वो नए के आने से प्रतिकूल नहीं होगा, और ना ही ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा जो पुराने वाले को पर कोई निगेटिव इफेक्ट डाले, ठीक है। नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त होगा। नियम जैसी पूर्व प्रकाशन होगा तो उसके वह शर्त अनुसार काम करेगा। समस्त नियम को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक है। जितना नियम बनाया जाता है इस धारा 95 के अंतर्गत, उन सभी नियमों को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। नियम भंग करने पर 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अभी किसके लिए ये तो नहीं लिखा है, हो सकता है आम जनता के लिए हो, क्योंकि वही नियम भंग करेगा, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, तो ये है। अब देखते हैं, अब ये धारा 96 है, उपविधियाँ। इस नियम के बाद यदि कोई पंचायत उसकी उपविधियाँ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको समझना है। मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने 73वां संविधान किया। इस 73वां संविधान के आदेश के बाद बनाया गया आपका छत्तीसगढ़
पंचायती राज अधिनियम इस नियम के अंतर्गत, है ना, इस 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया, वो होता है छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम। अब इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत धारा 95 में किसी बात को लिए या किसी चीज़ के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई, तो उसमें नियम बन गया। ठीक है, अब इस नियम के द्वारा जो नियम बनने वाला है, इस नियम के लिए उपनियम, इस नियम के लिए उपनियम चाहे तो पंचायत उक्त नियम की उपविधियां बना सकती है। उपनियम नहीं, उपविधियां बना सकती है। नियम नहीं बनाएगी, उसकी विधियां बनाएगी, उसको कैसे अनुपालन में लाया जाए। ठीक है, तो यह है धारा 96 में, पंचायत उक्त नियम की उपविधियां बनाएगी। ठीक है, प्राधिकारी की पुष्टि के बाद, देखिए हर चीज़ में प्राधिकारी लगाया जाता है, क्योंकि ये है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इतने पढ़े लिखे हो ये आवश्यक नहीं रहता। इसीलिए ये नियम लाया गया है कि पंचायत के ग्राम पंचायत में जितना भी जो उनकी विहित प्राधिकारी होते हैं उनके अनुमोदन या फिर उनके सहयोग से ही नियम बनाया जाता है। जैसे देख लीजिए, ग्राम पंचायत के लिए उप संचालक है, जिला के लिए कलेक्टर है और जिला पंचायत के लिए संयुक्त संचालक पंचायत है। इनकी पुष्टि के बाद ही जो आप नियम बनाएंगे उनको एक बार लोग चेक करेंगे कि सही है कि गलत है, कोई कानूनी अड़चन थोड़ी आ रही है। ये सब जांचने के बाद ही आप उस नियम की उपविधियां बना सकते हैं। जैसे बैठक के लिए नियम बनाया गया कि सभी को एक मुख्यालय में बैठना है या फिर जो सभी है, उसके लिए आप कुछ उपविधियां बना सकते हैं कि कैसे बैठना है, क्या करना है, कितने बजे आना है, क्या करना है, इस संबंध में आप उपविधियां बना सकते हैं। उसके बाद है धारा 97, राज्य सरकार आदर्श मॉडल या विधियों उपविधियां बनाएंगी पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शस्ती शास्ति। ये होता है अध्याय 12 शास्ति। देखिए, अब शास्ति का मतलब क्या होता है? शास्ति का मतलब होता है दंड। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो शास्ति का मतलब होता है दंड, किसी को दंड देना शास्ति कहलाता है। अब देखते हैं दंड क्या होगा। धारा 98 क्या बोल रहे हैं? निर्हरित मतलब अयोग्य हो जाने पर पंच, सदस्य, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत से अगर कोई कार्य करता है तब उसको दंड मिलता है। अब कैसे होगा निर्हरित, ये बता लेते हैं। मान लेते हैं किसी पंच सरपंच है ना, कोई पंच है या सरपंच है, वो जो है निलंबित कर दिया गया है या उनको अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया तो नहीं जाएगा, वो उसको निलंबित कर दिया गया है, या वो किसी केस में फंस गए हैं, है ना, या उनको किसी अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है। देख लिए, अर्हता के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्हता के लिए होता है कि यदि आप गांव के सरपंच बनना चाहते हैं तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए, घर में जलवाहित शौचालय होनी चाहिए, आपका नाम उसी गांव में होना चाहिए, आप अन्य गांव के निवासी नहीं हो सकते। इसी प्रकार सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए सबके लिए नियम है कि आप एक से अधिक पद का धारण नहीं कर सकते। यदि आप सरपंच हैं तो उसके साथ साथ ना ही पंच बन सकते हैं और ना ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला के। इस प्रकार यदि इस प्रकार में से इस प्रकार की किसी भी बात से आप ये साबित हो जाता है कि आप उसके अयोग्य हैं, है ना, किसी भी बात में यदि ये साबित हो जाता है कि आप अयोग्य हो गए हैं, उसके बाद भी आप एज ए सरपंच, एज ए सदस्य के रूप में यदि काम करते हैं तो आपको कुछ दंड मिलता है। समझ गए? फिर से समझाता हूँ। पंच मान लेते हैं, है ना, पंच सरपंच को ही मान लेते हैं। सरपंच को लेके चलते हैं हम। सरपंच का है, जैसे सरपंच के लिए रूल है कि उसके घर में वो 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, घर में जलवाहित शौचालय होना चाहिए। ठीक है, और उसी गांव का निवासी होना चाहिए, किसी गैर गांव का निवासी नहीं होना चाहिए। भारत की एकता अखंडता का सम्मान करना चाहिए। किसी भी महिला से जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, महिलाओं या पुरुषों से जाति भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा या फिर ये निलंबित नहीं होना चाहिए। तो इस कारण यदि कोई एक भी इन पर लागू हो जाता है, यदि ये निलंबित हो गए हैं, है ना, एक मोटा मोटा कारण है, यदि ये निलंबित हो गए हैं उसके बाद भी
ये पंचायत के बैठकों में भाग लेते हैं, एज अ सरपंच के रूप में काम करते हैं कि मैं सरपंच हूँ, मैं काम करूँगा, इस प्रकार। तो इस प्रकार सभी के लिए आप समझें, उप सरपंच सदस्य सबके लिए, यदि वो निलंबन के दौरान अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, तब भी अगर वो सरपंच के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, पंच के रूप में काम करते हैं, तब उसको कुछ दंड दिया जाता है, वही हम पढ़ने वाला है। कोई व्यक्ति अपने पद धारण करने योग्य नहीं है, ठीक है, और पंच या सदस्य के रूप में मत देना, बैठक में भाग लेना आदि पर उसको 50 रुपये का जुर्माना रहेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है जो उसके उस पद के लिए फ़िलहाल पहले योग्य था लेकिन अब अचानक अयोग्य हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, उसके बाद वो बैठक में भाग लेता है या फिर मत देता है बैठक में, मतलब वो सरकारी कार्यालय में जाता है, काम करता है, इस प्रकार। क्योंकि जब तक आप योग्य नहीं होंगे आप कोई भी काम नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, इसलिए बोला गया है यदि आप अयोग्य होते हुए भी काम कर रहे हैं तब इसके लिए दंड रहेगा 50 रुपये। किसके लिए? पंच और सदस्य के लिए, ये याद रखिएगा, पंच और सदस्य के लिए, ठीक है। उसके बाद है सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष के रूप में यदि मत देता है तो 100 रुपये। देखिए पंच और सदस्य के लिए कितना है? 150 रुपये है, और उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है तब क्या होगा? 100 रुपये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, त्याग पत्र देने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और सरपंच के पद से हटा दिया गया है, पदावधि अवसान है, अपने कब्जे में कोई धन या लेखा जोखा रखा है और मांगने पर नहीं दे रहा है। देखिए यदि आपको त्याग पत्र दे दिए हैं, आप मतलब पद से बाहर हो गए हैं, अविश्वास प्रस्ताव के पास करके आपको बाहर निकाल दिया गया है, आप सरपंच के लायक है नहीं, पंचायत के पद से आपको हटा दिया गया है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो क्या होगा? ये सभी के लिए है ना, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष के लिए, सब के लिए है। तो और कुछ आपके पास रुपया पैसा या सरकारी धन संपत्ति है और वो मांगने पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप मांगने पर पंचायत को वापस नहीं कर रहे हैं और दोष सिद्ध हो जाता है कि आपके पास ऐसा पैसा रखा हुआ है, तब की स्थिति में क्या होगा कि 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, 2000 तक का जुर्माना हो सकता है। हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने पर, हितबद्ध जिसमें इसका हित हो और उसमें वो मत दिए जाते हैं तब वो 250 रुपये तक का दंड दिया जाएगा। दूसरा है धारा नंबर 100, किसी सदस्य पदधारी सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित रखता है या बिना किसी विहित अधिकारी के मंजूरी के बगैर, तो भारतीय दंड संहिता 108 तो 1860 के अधीन दंड पाता है। चलिए अब देखते हैं, किसी सदस्य पदधारी द्वारा संविदा में हित संविदा का मतलब होता है जैसे ग्राम पंचायत है ना, ये ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के सरपंच, पंच जो भी है, यहाँ कुछ कार्य हो रहा है, जैसे ठेकेदारी का कार्य हो रहा है, नल भवन, जगह ज़मीन जो भी बन रहा है, उसमें यदि आप हित रखते हैं, उसमें संविदा मतलब उसका ठेका लेते हैं, उसमें टेंडर भरते हैं या उसका कोई हित रखते हैं, जैसे पार्टनरशिप में आप अगर कुछ काम कराना चाहते हैं, तब की स्थिति में आप पात्र नहीं होंगे, आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आपको दंड पाना होगा, ठीक है। 1860 के अधीन आप दंड के प्राधिकारी हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि आप सरपंच हैं, वहाँ के कोई सदस्य अध्यक्ष हैं, तब वहाँ आप ग्राम पंचायत के किसी भी हित में आपका काम नहीं होगा, आप वहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते, केवल सरपंच हो सकते हैं। वहाँ के सरकारी काम आपके हाथ, हाँ अपना खुद का पर्सनल काम कर सकते हैं, आपका खुद अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, ठेका ले सकते हैं बाहर का, सरकारी ठेका उसी ग्राम पंचायत का आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए दंड कौन देगा? ग्राम पंचायत के लिए उप संचालक है, जनपद के लिए कलेक्टर है और जिला के लिए संचालक है, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 101, पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को उसके कार्य में बाधा डालना या प्रवेश पर रोक लगाने पर व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन दंड पाता है। यदि ये नॉर्मल आदमी के लिए लागू होता है, यदि कोई ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष की जो भी है, उस पर कोई सामान्य व्यक्ति जो उसके कार्य करने से उसको रोकता है ना, तब की स्थिति में उसको कार्य करने से रोकता है, डराता है, धमकाता है, तब 1860 के अधीन वो दंड पाएगा। अब ये दंड क्या है, ये तो दंड संहिता पढ़ने पर ही पता चलेगा, आपको दंड नहीं पूछा जाएगा, अधिक से अधिक पूछा जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है पंचायत के सदस्यों एवं संविदा पर कार्यरत के प्रति बाधा पहुंचाने पर
पंचायत के सदस्यों के जो कार्य है और वहाँ के जो पंचायत के जो भी कार्य है, जैसे गांव में भवन बन रहा है, स्कूल बन रहा है और कुछ काम हो रहा है गांव में, तो गांव में जो भी सरकारी काम हो रहा है उसे यदि आप उसमें पहुंचाने के लिए बाधा डालते हैं, उस काम को नहीं करने देते, कुछ न कुछ हमेशा अड़ंगा डाल रहे हैं, तो इस संबंध में 250 रुपये का दंड हो सकता है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए है। ऐसे यही बात मान लीजिए कि आपका ये घर है ना, और यहाँ पे कोई रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, आप उसमें आपत्ति कर रहे हैं कि मुझे सीसी रोड नहीं बनवाना है, या मेरे घर के आसपास सीसी रोड नहीं बनना चाहिए, या फिर या इतना ऊंचा, इतना जो भी कोई दिक्कत होगा, इस प्रकार यदि आप रोक लगाते हैं तो 250 रुपये का दंड देना पड़ सकता है। ठीक है। सूचना मिटाने पर, जैसे हम पहले पढ़े ना, जैसे ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठकें होती है, तो गांव के जहां दृश्यत स्थान है वहां पर सूचना लिखा जाता है, या फिर ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड में सूचना लिखा जाता है। यदि इस सूचना को आप मिटा देते हैं तो आप 50 रुपये का दंड देंगे। जानकारी नहीं देने या गलत जानकारी देने पर, यदि आपने पंचायत को जानकारी नहीं दी, आपको पता है और आपने जानकारी नहीं दी, मतलब आपने किसी बात को छुपाया है या गलत जानकारी दे दी, तब 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस सब के लिए होगा। ठीक है। तो ये है दंड। पंचायत में दंड का भी प्रावधान किया गया है। ये दंड का आपका अमाउंट याद रख लीजिएगा। सूचना मिटाना है तो 250 रुपये। ये देखिए, इसको मैं जैसे ही अगर ये थ्योरी क्लास ख़त्म होगा तो इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट के लिए नोट्स बना देंगे जो याद होने लायक हो। पहले आप थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है 105 में, बोली लगाने का प्रतिषेध। पंचायत के पदाधिकारी पंचायत की नीलामी में बोली नहीं लगा सकते। इससे पहले हमने एक बोली वाले नीलामी वाले कार्यक्रम देखा था। ये कार बेचना था, है ना, एक वाहन बेचना था, यहाँ पे बैठे रहते थे ऐसे। तो यदि आप पंचायत के पदधारी हैं, पंच भी हैं, उप सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, तो आप उसमें बोली नहीं लगाएंगे, है ना। आप उसमें बोली लगाने के लिए हकदार नहीं है। वही इसीलिए तो बोला है कि आप पंचायत के पदाधिकारी हैं तो आप कुछ काम कर नहीं सकते अपने नाम से। तो यदि आप बोली लगा देते हैं, इसमें केवल सामान्य लोग ही, जो बाहर के लोग जो पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं वही लोग बोली लगाएंगे। बाकी लोग वही लोग बोली लगाएंगे जो बाहर के हैं। लेकिन जो पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है, अध्यक्ष, जो इतना भी है पंचायत के पदाधिकारी, जिला से लेकर जनपद तक, जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक, तो वो लोग बोली का हकदार नहीं होंगे और वो उसका दंड होगा। अगर लगा दिए तो दंड होगा 250 का। उसके बाद है धारा 106, किसी पंचायत को नुकसान की पूर्ति करना। यदि पंचायत का नुकसान होता है तो यदि किसी के द्वारा भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या सामान्य व्यक्ति हो, यदि पंचायत की नुकसान करता है तो उसकी पूर्ति करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा है हमारा वीडियो। धन्यवाद।